आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। इसमें सीधा सा मतलब है क्या कि मैसेंजर आरएनए से जो है प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का जो है बनना क्या है, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन सीधा सा जो है साधारण सी जो डिफिनीशन है उसमें आप ये कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना वो जो है ट्रांसलेशन कहलाता है। आपको यूकैरियोटिक केसेस में ये समझना होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। तो जो ट्रांसलेशन का रिक्वायरमेंट है उसमें हमको जो है 20 स्पेसिफिक एमिनो एसिल आरएनए सिंथेटेड इतने ही 20 टाइप के जो है स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए आईनेट, साथ ही एटीपी जीटीपी कोफैक्टर पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज इनिशिएशन फैक्टर। आपने देखा था इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स के अंदर केवल 3 थे। इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3। यहाँ पे जो यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर है उसको हम जो है EIF से निरूपित करते हैं और इसकी संख्या 10 से ज़्यादा की होती है। कुछ कॉमन जो है EIF1, EIF2, EIF3, EIF4A, EIF4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, EIF5, EIF6। तो इतने तरह के जो है यहाँ पे कॉमनली जो है वो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। इसके साथ साथ इलांगेशन जो फैक्टर है ये यहाँ पे जो है 2 तरह का होता है, जिसको हम इलांगेशन फैक्टर 1 एंड इलांगेशन फैक्टर 2 के नाम से जो है जानते हैं। ये जो है दोनों एनालॉगस होते हैं प्रोकैरियोट्स के। इसके जो है EFTU और EFTS के, और ये जो है एनालॉगस होता है EFG के। ये प्रोकैरियोटिक केसेस में आपने देखा था पिछले लेक्चर में, और ये भी जो है इलांगेशन
फैक्टर जिसको ट्रांसलोकेशन फैक्टर कहते हैं वो एनालॉगस EF2 के, तो ये इलांगेशन फैक्टर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही जो है टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीज फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। प्रोकैरियोट्स में 3 थे, यहाँ पे केवल जो है एक जो है होता है और वही टर्मिनेटिंग कोडॉन्स पे फिक्स होकर के हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड्स बॉन्ड्स को। तो ये जो है कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और प्रोकैरियोट्स की ही तरह जो है जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन है वो जो है इसके अंदर भी 5 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले केसेस में हम ये कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। दूसरा जो स्टेज है इसके अंदर जो है हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू ट्रांसफर RNA आईमेट। तीसरा जो स्टेज है इसको हम कहते हैं इनिशिएशन। चौथा जो है वो स्टेज कहलाता है इलांगेशन और पांचवा टर्मिनेशन। तो ये स्टेज होती हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसलेशन होता है यूकैरियोट्स में। अब पहले स्टेप की बात करते हैं। इस जो प्रोकैरियोटिक केसेस थे उसी तरह से यहाँ पे भी सबसे पहले एक्टिवेशन होता है। इसमें क्या है, स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स ये जो है ATP के साथ रिएक्ट करते हैं एंजाइम्स की उपस्थिति में। एंजाइम 1, ये एंजाइम 1 यहाँ पे क्या है, एमिनो एसिल RNA सिंथेटेज ये एंजाइम है। इसकी उपस्थिति में ये जो है बनाता क्या है, AA1 AMP एंजाइम 1 कॉम्प्लेक्स प्लस PPI। ये एमिनो एसिड RNA सिंथेटेज डबल स्पेसिफिसिटी रखता है। डबल स्पेसिफिसिटी क्यों? क्योंकि एक तरफ ये तो पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिसिटी रखता है और दूसरी तरफ ये स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA के लिए स्पेसिफिसिटी रखता है। तो ये एमिनो एसिड RNA जो सिंथेटेज है ये क्या है, डबल स्पेसिफिसिटी इसके अंदर होती है। अब दूसरे स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे जो AA1 AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इससे ट्रांसफर RNA आईमेट जो है वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने के बाद जो है ये बन जाता है क्या, AA1 ट्रांसफर RNA आईमेट। तो पहला जो और दूसरा स्टेज जो है जिस तरह से प्रोकैरियोट्स के केसेस में था
उसी तरह से अंतर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इनिशिएशन कोडान्स हैं जो मेथियोनिन के लिए AUG जो है होता है, तो उसके लिए वहाँ पे प्रोकैरियोट्स के केसेस में दो तरह के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते थे। एक ट्रांसफर आरएनए को हम जो है कहते थे ट्रांसफर आरएनए जो है यपमेट, और दूसरे को कहते थे हम जो है ट्रांसफर आरएनए यममेट। ये प्रोकैरियोट्स के केसेस में जो है दो तरह के ट्रांसफर आरएनए थे। मेथियोनिन के लिए जो कि इनिशिएटिंग जो है एमिनो एसिड्स था। यहाँ पे यूकैरियोट्स के केसेस में ये तो था किसके केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में केवल जो है ये ट्रांसफर आरएनए आईमेट्स जो है पाए जाते हैं। दूसरी जो खास बात ये है कि मेथियोनिन का फॉर्मुलेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर होना आवश्यक था। जो है प्रोकैरियोट्स के केसेस में ये क्या है, फॉर्मुलेशन था किसका, जो है मेथियोनिन का। लेकिन यूकैरियोट्स के केसेस में मेथियोनिन का फॉर्मुलेशन नहीं होता है। ये जो है यूकैरियोट्स के केसेस में, यूकैरियोट्स में ये जो है फॉर्मुलेशन नहीं होता है। फॉर्मुलेशन नॉट अकर। क्यों नहीं होता है फॉर्मुलेशन? इसकी दो वजहें हैं। क्यों? पहली वजह क्या है कि यूकैरियोट्स के केस में ये ट्रांसफर आरएनए यपमेट जो है वो पौधों के केसेस में नहीं पाया जाता है। पहली चीज, ट्रांसफर आरएनए यपमेट जो है यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी वजह क्या होती है कि एनिमल्स के केसेस में, एनिमल सेल्स के केसेस में जो ट्रांसफॉर्मुलेज एंजाइम है, ट्रांसफॉर्मुलेज जो कि फॉर्मुलेशंस को जो है मदद करता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो जो है अब्सेंट हो जाता है, अब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ओके, ये दो रीजन हैं। पहली चीज क्या है कि एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मुलेज का अभाव होना, और पौधों के केसेस में ट्रांसफर आरएनए यपमेट का नहीं पाया जाना। इस वजह से यहाँ पे यूकैरियोट्स में मेथियोनिन का फॉर्मुलेशंस जो है नहीं होता है। तो एक ये अंतर है। बाकी जो चीजें हैं वो प्रोकैरियोट्स की तरह से यहाँ पे भी होती हैं। यहाँ एक चीज जो है रिक्वायरमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने जो है छोड़ दी। यहाँ पे एटीएस जो है राइबोसोम्स जो है पाए जाते हैं। इनकी जो स्मॉलर यूनिट है उसको हम 40S और जो लार्जर यूनिट है उसको हम 60S के नाम से जानते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट्स में ये भी जो है। अब हमने ये जो है बात कर लिया, ये जो है ये क्या है। ठीक, अब अगले चरण में हम जो अगला स्टेप देखते हैं ये क्या है, हमारा इनिशिएशन। मैंने पहली चीज ये बताई आपको कि यहाँ पे यूकैरियोट्स के केसेस में फॉर्मुलेशंस जो है मेथियोनिन का नहीं होता है। और ये मेथियोनिन्स जो है क्या होते हैं, AUG के द्वारा कोड होते हैं। कभी कभी जो है रेयरली जो है ये GUG के साथ भी कोड होते हैं।
आमतौर पे ये AUG के साथ ही जो है कोड होते हैं, रेयरली GUG के साथ। तो इनिशिएशन तो यहाँ पे भी मेथियोनिन जो है एमिनो एसिड्स के साथ ही जो है शुरू होगा। अब किस तरह से होता है, यही स्टेज जो है, ये इनिशिएशन स्टेज में ही मेजर डिफरेंसेस हैं जिनसे जो है यूकैरियोट्स को अलग समझा जा सकता है। बाकी जो भी स्टेजेज हैं वो प्रोकैरियोट्स से सिमिलर होते हैं। तो हमको यहाँ इनिशिएशन को समझना आवश्यक है। अब समझते हैं इनिशिएशन स्टेज जो है क्या होता है। सबसे पहले जो है इनिशिएशन फैक्टर जो कि होता है EIF2, ये GTP से बाइंड होता है, एनर्जी इसको आवश्यक होती है। तो पहला स्टेज तो ये है कि EIF2 GTP से बाइंड होगा। साथ ही साथ ये क्या होगा, ये जो है ट्रांसफर, सॉरी, ये जो है मेट, क्योंकि मेथियोनिन से है तो मेट ट्रांसफर RNA IMET, इसके साथ ये जो है जुड़ता है और जुड़ने के बाद ये टर्नरी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। ये GTP ये जो है टर्नरी स्ट्रक्चर, जिसको हम EIF2 टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब ये जब बन जाता है तो ये क्या करता है, ये 40S राइबोसोमल यूनिट से जो है जुड़ता है। ये राइबोसोमल यूनिट्स इसमें ये जो 40S सब यूनिट्स है, इसमें जो है ये P साइट, A साइट और ये E साइट, ये जो है होती है। इसको हम जो है कहते हैं इलांगेशन फैक्टर 1A, इलांगेशन फैक्टर जो है फिर से समझ लें इसको, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, और ये होता है क्या, EIF1, ये 1 है, और ये है क्या, EIF3। तो ये जो है सबसे पहले ये फैक्टर्स क्या हैं, 40S यूनिट से बाइंड होते हैं, और बाइंड होने के बाद फिर इससे जो है ये जुड़ता है आपका, तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है बनता है वो
ये हो गया। और ये जो है टर्नरी कॉम्प्लेक्स इसके साथ आकर के जुड़ता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक फैक्टर्स जो है और आके जुड़ता है, जिसको हम जो है EIF5 कहते हैं। तो ये भी इसके साथ आके जुड़ता है, और जुड़ने के बाद जो है जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है बनता है, इसको हम जो है कहते हैं 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, जब ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है बन जाता है, तो ये मैसेंजर आरएनए से जुड़ता है। और मैसेंजर आरएनए क्या होता है यहाँ पे आप समझें। ये मैसेंजर आरएनए का जो है स्वरूप है। ये 5 प्राइम कैप है, ये 5 प्राइम, ये जो है 3 प्राइम, ये कैप, ये जो है मैसेंजर आरएनए, और साथ ही ये जो है पॉली एडेनिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो है होता है एक मैसेंजर आरएनए। तो ये जो है इसके साथ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं जुड़ता है, बल्कि इसको वहां पे जोड़ने के लिए मदद करते हैं। जो है जो मदद करता है उसको हम कहते हैं EIF4 कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जो है जाना जाता है। इसमें आप देखें तो ये इसके अंदर 3 तरह के इनिशिएशन फैक्टर्स जो है होते हैं। एक को हम जो है कहते हैं EIF4E, इसको कहते हैं EIF4G, और ये होता है EIF4A। ये 3 कॉम्प्लेक्स जो है मिल करके ये जो है इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जिसको हम जो है कैप बाइंडिंग जो है कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये EIF4F कॉम्प्लेक्स जो है, ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स और मौजूद होता है, जिसको हम जो है कहते हैं EIF4B। इसके साथ ये जो है जुड़ता है, और जुड़ने के बाद फिर ये जो है क्या करता है, इससे जो है बाइंड होता है। तो जब इससे ये बाइंड होता है तो जो स्ट्रक्चर इसका जो है बनता है,
वो जो स्ट्रक्चर है इसका और इसका जो है मिलना, ये जो है बनता क्या है? इस पे जो है ये बाउंड हो जाता है, इसको ऐसे समझ लें। ये भी इसके साथ जो है जुड़ जाता है, इसके ऊपर जो है बाउंड हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो है इस पे एक जो है एटीपी की भी जरूरत पड़ती है। एटीपी जो कि फिर जो है यहाँ एंट्री करता है और इसके बाद फिर एडीपी के रूप में जो है बाहर आ जाता है। और इसके बाद जो है ये जो संरचना बनती है वो जो है इस तरह से, क्योंकि EIF4G का जो गुण है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है इसके साथ जो है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। और ये क्या है, कैप बाइंडिंग या कैप बाइंडिंग डिपेंडेंट फेज में, जो कि ज्यादातर केसेस में यूकैरियोट्स के केसेस में होती है, वहां पे लूप का निर्माण करता है। लूप का जो है ये निर्माण होता है। तो यहाँ पे EIF4G क्या है, वो इंटरेक्ट करता है PABP के साथ। दूसरी चीज क्या है कि ये जो EIF4E है ये कैप को बाइंड करता है, और साथ ही साथ जो EIF4A है ये अनवाइंडिंग का काम करता है। जो इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है अगर बना है, कोई लूप बना है, तो उसको जो है ये अनवाइंड करके उसको ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर करने का कार्य जो है वो इसका होता है। और साथ ही साथ जो EIF4B है ये भी जो है अनवाइंड करने का जो है काम करते हैं। तो ये जो EIF4A है ये हेलिकेज की तरह से काम करता है, ये ATP को भी बाइंड करने का काम करता है, और ये क्या है, अनवाइंडिंग का काम करते हैं। तो इनकी मदद से ये क्या हो जाता है, एक जो है लूप जैसी संरचना बन जाती है। अब ये क्या होगा कि ये इस फॉर्म में आकर के इससे जो है जुड़ेगा, डायरेक्ट ये नहीं जुड़ता है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो GTP, यहाँ पे EIF1A, यहाँ पे EIF1 और
इन्हीं के नीचे ये जो है आपका EIF3 और फिर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आकर के जो है जुड़ता है। AUG UGA ये ये जो है कॉम्प्लेक्स 43 यस कॉम्प्लेक्स के साथ जो है ये यहाँ पर के आकर के जुड़ जाते हैं। ये जब कॉम्प्लेक्स मैसेंजर आरएनए के साथ यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है तब ये क्या करता है कि ये स्कैनिंग करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरा इस मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है मैसेंजर आरएनए के ऊपर बाइंड होकर के ये फिर जो है AUG को स्कैन करता है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग आपने प्रोकैरियोट्स के केस में क्या देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स था जो है वो क्या होता था, सीधे जो है जाकर के AUG कोडान के ऊपर फिक्स हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये कैप के ऊपर जो है इनिशिएशन जो फैक्टर हैं उनकी मदद से ये बाउंड होता है और उसके बाद फिर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है स्कैनिंग करता है इस AUG कोडान की। और ये AUG कोडान आसानी से जो है वो स्कैन भी हो जाते हैं या जो है इनका पता भी चल जाता है। वो इसलिए पता चल जाता है क्योंकि ये AUG के साथ एक शार्ट पर जो है कंसेंसस होता है जिसको हम कहते हैं कोजैक कंसेंसस। ये कोजैक कंसेंसस जो है इनको हम PUNNAUGG के द्वारा जो है निरूपित करते हैं, जानते हैं। यहाँ PU प्यूरिन के लिए है, N जो है न्यूक्लियोटाइड बेस के लिए है। तो अक्सर 90% केसेस में देखा गया है कि कोजैक कंसेंसस सीक्वेंसेस जो है मौजूद होते हैं, सीक्वेंसेस जो है वो मौजूद होते हैं AUG के साथ और उसकी मदद से ये AUG जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है आकर के इसके P साइड्स पे जो है बाइंड होता है। तो स्कैनिंग सबसे पहली होती है, स्कैनिंग, और उसके बाद जो है ये क्या होगा अगले स्टेज में, ये
ये जो है ये जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें स्कैनिंग के बाद जो है ये AUG जो है वो पी साइट्स के ऊपर आ जाते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम जो है कहते हैं क्या 48S इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स। अब जब ये इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स ये यहाँ पे जो है बन जाता है, तो इसके बाद की जो स्थिति बनती है उसमें क्या होता है कि यहाँ से जो है जो बेसेस हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं या रिमूव हो जाते हैं। जो भी इसके साथ इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैक्टर, और साथ ही साथ जो है इसके साथ अटैचमेंट ऑफ 60S यूनिट्स। वो यूनिट्स जो है इसके साथ जो है कैसे जुड़ती है इसको समझिए। ये लार्जर यूनिट 60S ये डायरेक्टली इसके साथ जो है नहीं जुड़ती है, बल्कि इसके साथ जो है एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं EIF5B, और साथ ही साथ जो है GTP मालिक्यूल। ये तो ये इस तरह का स्वरूप इसका है, ऐसे हम समझने का कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके साथ जो है GTP मालिक्यूल्स होता है, GTP मालिक्यूल्स, तो ये इसके साथ जो है आते हैं और अगले चरण में जो है ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। ये
ये जो लार्जर यूनिट्स है इसकी जो है ए साइट, पी साइट और ई साइट। तो इस तरह से जब लार्जर यूनिट 60s जो है जुड़ती है, ये 60s और ये जो है 40s, तो जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है उसको हम जो है कहते हैं 80s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है बन जाता है, जितने भी ये सब फैक्टर हैं ये इसके द्वारा जो है बाहर निकल जाते हैं, बड़ी यूनिट इसके साथ जुड़ जाती है और ये टीएस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का जो है निर्माण हो जाता है। तो जो डिफरेंसेज हैं वो यही इनिशिएशन स्टेज के अंदर ही देखने को जो है ज्यादातर केसेस में जो है मिलते हैं। बाकी केसेस में क्या है कि चाहे इलांगेशन हो, चाहे जो है टर्मिनेशन हो, जिस तरह से प्रोकैरियोट्स के केसेस में है उस तरह से यूकैरियोट्स के केसेस में है। मैं उसको थोड़ा सा जो है अभी आपको पॉइंट आउट करता हूं। जब ये एटीएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है बन जाता है, तो फिर इलांगेशन की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिस तरह से आपने प्रोकैरियोट्स के केसेस में देखा कि जो है ये जो आपका था जो है मेट ट्रांसफर आरएनए आई मेट यहाँ पे जो है आकर के एयूजी से जो है फर्स्ट कोडान के रूप में जो है लग जाता है, और दूसरा जब कोडान आएगा तो वो ए साइट्स के अंदर आएगा। उसके लिए मदद कौन करेगा? EF1 जो कि EFTU और EFTS की तरह से जो है काम करता है। ये GTP की मदद से जो है वो नए जो ट्रांसफर आरएनए हैं अमीनो एसिड्स के साथ स्पेसिफिक कोडान के साथ जो है वो आएंगे, और वो फिर जो है फिर उनके बीच में पेप्टाइड बांड बनेगा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की मदद से, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस जो है कंडीशंस में एक बार फिर से जो है समझ लेते हैं। यहाँ पे सपोज दैट कि अब ये जो है दूसरा जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ GUG है, तो यहाँ पे ये आकर के ये जो है जुड़ गया। अब इनके बीच में क्या होगा? एक पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है बनेगा इनके बीच में। इसको हम जो है इससे लाल कलर से जो है दिखा देते हैं, रेड कलर से। ये जो है ब्लैक कलर से इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये फिर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे। ट्रांसलोकेशन फैक्टर्स जो है EF2 के मदद से, जो कि प्रोकैरियोट्स में EFG था जो है, इसकी मदद से ये आ जाएंगे। ये यहाँ पे आ जाएगा, पहले ये जो है इसके ऊपर आ जाते हैं। सपोज दैट ये जो है इसके ऊपर, तो ये पेप्टाइडिल हो गया और ये साइड। अब ये यहाँ से माइग्रेट होकर के यहाँ पे जो है आ जाएंगे। इसी तरह से क्रमशः ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मैसेंजर आरएनए के कोड के अलाम जो है मूव करता जाएगा, और उसके द्वारा जो है एक एक एमिनो एसिड्स जो है आकर के जुड़ते जाएंगे। ज्यों ही जो है टर्मिनेटिंग कोडान आएगा, आपको पता है, बताया जा चुका है कि जो है टर्मिनेटिंग कोडान के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड्स को लेकर के नहीं आता है, और ज्यों ही ये जो है यहाँ तक पहुँचता है, इसके ऊपर जो है आपका जो फैक्टर है रिलीज फैक्टर्स, जिसको हम जो है यहाँ पे नाम देखते हैं TF1 टर्मिनेशन फैक्टर 1 के नाम से जानते हैं। ये इसके ऊपर जो है क्या होता है? बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद ये पेप्टाइड जो बांड है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। जब पेप्टाइड बांड हाइड्रोलाइज हो जाते हैं तो ये जो है जो पेप्टाइड चेन है वो बाहर निकल जाती है, और वही जो है प्रोसेसिंग में चली जाती है। प्रोसेसिंग के बाद जो है वो प्रोटीन्स प्रॉपर वे में जो है बन जाता है। तो यहाँ पे जो
बात समझने की है वो ये कि इनके बीच में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में केवल ज्यादा जो अंतर आता है, डिफरेंसेज आता है, वो इनिशिएशंस के केसेस में आता है। बाकी जिस तरह से प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है इलांगेशन हो रहा होता है जीटीपी की मदद से, जो है वहां पे इलांगेशन फैक्टर्स ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को जोड़ रहे होते हैं, ठीक यहाँ पे भी जो है जोड़ रहे होते हैं। वहां पे भी जो है टर्मिनेटिंग कोडॉन होता है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को नहीं जोड़ता है। यहाँ पे भी वही बात होती है, टर्मिनेशन या पेप्टाइड का बांड का फॉर्मेशन जिस तरह से वहां पे होता है वही स्थिति यहाँ पे भी होती है। तो इस तरह से जो है ये प्रोटीन का निर्माण होता है। हाँ, एक चीज और जो है यहाँ पे और बतानी थी जो है कि ये जो EIF12 है ये थोड़ा सा पिक्यूलियर है। प्रोकैरियोट्स के केसेस में उसका नेचर दूसरा था। यहाँ इसके 3 भाग होते हैं। एक को जो है एक अल्फा यूनिट होती है, एक जो है गामा यूनिट होती है और एक जो है इसकी बीटा यूनिट होती है। तो अल्फा यूनिट्स जो है ये जीटीपी के साथ बाइंड करती है, जो गामा यूनिट्स है ये जो है मेक ट्रांसफर आरएनए आई मेट के साथ जो है बाइंड होती है, और जो बीटा यूनिट है ये रिसाइकलिंग का काम करती है। तो इसको भी जो है ध्यान में रखें कि इनिशिएशन फैक्टर IF2 यूकैरियोट्स के केसेस में 3 सब यूनिट्स जो है इसके अंदर होती है, अल्फा, गामा और बीटा। अल्फा का जो मुख्य कार्य होता है जीटीपी को बाइंड करने का, गामा का मुख्य कार्य होता है मेक ट्रांसफर आरएनए आई मेट को बाइंड करने का, और बीटा का काम है रिसाइकलिंग करने का। तो इस तरह से हमने कवर किया ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स।